बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें बड़ी अहम हैं। नंबर एक तो आपको बताएंगे कि मलिक रियाज की एक मुबैना ऑडियो कॉल वो क्या थी, उसकी हकीकत क्या है। पाकिस्तान का इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म भी उसके ऊपर अपनी एक ट्वीट कर बैठा है और जिन जिन ने इसके ऊपर उठा के सियासत की उन सब का मुँह काला हो रहा है। वो क्या था आपको बताता हूँ। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि मरीम नवाज़ की एक और ऑडियो कॉल लीक हो गई है। एक और फ्लॉप जलसा मानसरा में करने की कोशिश की, जबकि इमरान खान साहब 4 सद्दा क्यों गए, वहाँ पे उन्होंने कुछ बड़ी शानदार बातें की हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन इसराइल का मामला देखें, ये मामला शुरू हुआ था, मैं जो इसके ऊपर वीलॉग्स करता रहा हूँ वो सन 2020 से कर रहा हूँ। 2 साल से मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि इसराइल का मामला, पाकिस्तान के अंदर कुछ बड़े अहम लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इसराइल के लिए गुंजाइश पैदा करे और पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने की जानिब आगे बढ़े। ये जो ख्वाहिश रखने वाले लोग हैं ये पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ताकतवर हैं और कुछ पाकिस्तान के बाहर भी बहुत ताकतवर और बाअसर लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान न सिर्फ इसराइल के लिए गुंजाइश पैदा करे बल्कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम भी कर ले। अब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर बहुत रिएक्शन है इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। जो मस्जिद अक्सा में वो हर साल करते हैं मुसलमानों के साथ, उसके ऊपर रिएक्शन है। पाकिस्तान का किबला अव्वल और वहाँ पे जितने मुक़द्दस मकामात हैं उनके हवाले से, पाकिस्तान के स्पेशली यरूशलेम के हवाले से बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फ़लस्तीनी मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हर साल होता है, बल्कि हर चंद महीनों के बाद होता है, उस पर पाकिस्तान के बड़े शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो पाकिस्तान का ये मानना है कि इसराइल की रियासत पॉलिसी के तहत फ़लस्तीनियों को नुकसान पहुंचाती है और ये बात यूरोपीय ममालिक भी कहते हैं, ये बात अमेरिका में मौजूद जो मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ हैं वो भी ये कहते हैं। तो इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों के ऊपर जब जारहियत होती है तो इसके ऊपर दुनिया पूरी के अंदर एहतजाज होता है। अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये आवाज़ उठाई जाती है। लेकिन ये भी हकीकत है कि इसराइल एक ज़बरदस्त क़ुव्वत रखने वाला मुल्क है, उसकी मईशत बहुत ताकतवर है, उसका इन्फ्लुएंस दुनिया में मुल्कों के साथ बहुत अच्छा है और उसके ताल्लुकात दुनिया के ताकतवर मुल्कों के साथ बड़े शानदार हैं इसराइल के। तो पाकिस्तान के ऊपर लगातार एक दबाव डाला जा रहा था कि आप इसराइल को या तो तस्लीम करें या गुंजाइश पैदा करें, इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने की जानिब बढ़ना आप शुरू हो जाएं। बीच में आ गई इमरान खान साहब की हुकूमत। माजी में ऐसा कुछ होता रहा है, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, नवाज शरीफ साहब के दौर में कुछ इसके बारे में पेशरफ्त होती रही है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में मुझे भी याद नहीं है लेकिन वहाँ पे भी कुछ पेशरफ्त मौजूद है। लेकिन ज़्यादा पेशरफ्त नवाज शरीफ साहब के दौर में और एक परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में हुई थी, जब खुर्शीद कसूरी साहब की मुलाकातें भी हुई थी। अब इसको तो आप रख लें माजी की चीज़ों को एक तरफ। जो ज़्यादा तेज़ हुआ मामला वो हुआ जब ट्रंप बने अमेरिका के सदर। ट्रंप ने अमेरिका का सदर बनने के बाद बहुत तेज़ी से इसराइल के लिए हमायत हासिल करने की कोशिश की, ख़ास तौर पे अरब ममालिक से जो आसपास इसराइल के मौजूद हैं। अगर आप नक्शा देखें तो इसराइल एक बहुत छोटा मुल्क है, इसका रकबा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसके लोगों ने बहुत तरक्की की है और इन्होंने बहुत पैसा बनाया है। बैंकारी का निज़ाम कंट्रोल करते हैं, दुनिया का बहुत सारा मीडिया है उसका निज़ाम भी ये कंट्रोल करते हैं और बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस है इनका दुनिया के अंदर। अमेरिका में बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनको ये कंट्रोल करते हैं। तो इसराइल ने और इसराइल की कौम ने बहुत तरक्की की है। अरबों को ये महसूस हुआ कि इसराइल के साथ मिलकर कारोबार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अमेरिका ने इस बात का फ़ायदा उठाया और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करते हुए, उनके जो दामाद हैं जेरेड कुशनर, उनको इस्तेमाल करते हुए इसराइल के लिए राह हमवार करना शुरू की। फिर एक एक करके मुख्तलिफ ममालिक इसराइल को तस्लीम करने की जानिब बढ़ते चले गए। इसराइल का साबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू पहली मरतबा सऊदी सरजमीन पर लैंड किया। एक न्यूम सिटी है जो इसराइल से ज़्यादा दूर नहीं है, बहरा अहमर के किनारे पे है। वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान ने और एक अमेरिकन उस वक्त जो सेक्रेटरी खारजा थे, माइक पोम्पियो गालिबन, इन्होंने इस्तकबाल किया। इसराइली वज़ीर आज़म का एक तैयारा तिल अवीव से उड़ा और रिकॉर्ड के मुताबिक वो न्यूम में उतरा, बाद में वो न्यूम से उड़ा और वापस चला गया। तो इस तरह इसराइली वज़ीर आज़म का पहला सऊदी सरजमीन का एक दौरा भी
रिकॉर्ड का हिस्सा बना मुबैना तौर पे, और इस पर बहुत सारी खबरें छपी भी हैं और इसराइली मीडिया ने इसको छापा था। उसके बाद फिर आपने देखा कि बहरीन ने और फिर यूएई ने ताल्लुकात नॉर्मलाइज कर लिए इसराइल के साथ, और अब यूएई और बहरीन इसराइल के साथ जो है वो तिजारत भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं, लोग आते जाते भी हैं। तो ये काफ़ी तेज़ी से चीज़ें हुई हैं। जब जैरेड कुशनर ने ताल्लुकात नॉर्मलाइज करवाए या तस्लीम करवाया दो बड़े मुल्कों से, मुसलमानों के यूएई और बहरीन से, जब तस्लीम करवाया इसराइल को, तो एक अब्राहम अकॉर्ड हुआ था अमेरिका में। उस मौका पर एक नई तंजीम बनाई गई थी जो एक एनजीओ थी जिसका नाम था शराका, और उस एनजीओ के बनने के बाद बहुत तेज़ी से मुसलमानों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए ये एनजीओ तब से अब तक काम कर रही है। अब एक नया स्टेटमेंट आया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्टेटमेंट है इसराइली सदर का। यहां से हम अपनी बातचीत का आगाज़ करते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को जब भी ये दबाव डाला गया 2019 में और 2020 में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा दबाव था, तो इमरान खान साहब तंग आ गए थे उस दबाव की वजह से। बार बार उन्हें यह कहा जाता था, पाकिस्तान के अंदर से भी और पाकिस्तान के बाहर से भी, बहुत ताकतवर हल्के, बहुत ताकतवर मुल्क ये बात करते थे और बहुत प्रेशर इमरान खान पे डाला जाता था। अब इमरान खान साहब क्योंकि फ़लस्तीनियों पे हर साल हर चंद महीने के बाद जुल्म होता है, तो वो ये समझते थे कि अगर इसराइल को मैंने इस मौका पर तस्लीम किया तो मैं अल्लाह की नज़र में एक ऐसा इंसान बन जाऊंगा जिसने गलत फैसला किया है। यानी उन्होंने वो इस चीज़ को रिलीजियसली देखते थे। इमरान खान साहब इस चीज़ को मज़हब के तनाजुर में देखते थे, फ़ायदे और नुकसान के तनाजुर में नहीं देखते थे इसराइल को तस्लीम करने वाले मामले को। तो उनके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा था। मैं पहले बहुत सारे वीलॉग्स में इसका जिक्र कर चुका हूँ। ये बात मैंने ही नहीं, हामिद मीर ने भी की है, ये बात सलीम साफ़ी ने भी की है, ये बहुत सारे सहाफ़ी पाकिस्तान में कहते रहे हैं कि इमरान खान पर वाकई, और साबिर शाकिर साहब ने भी ये बात की है कि बहुत दबाव इमरान खान साहब पर रहा हमेशा से इसराइल को तस्लीम करने के लिए। अब इसराइली सदर का इंपोर्टेड हुकूमत बनने के बाद जो बयान आया, ज़रा वो आप सुन लें। 2 हफ्ते कबल पाकिस्तानी वफद ने मेरे से मुलाकात की थी, इसराइली सदर ने तस्दीक कर दी है। बैनुल-अक़वामी ख़बर रसां इदारे के मुताबिक आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में गुफ्तगू के दौरान इसराइली सदर इसहाक हर्ज़ोग ने एक पाकिस्तानी वफद से मुलाकात की तस्दीक की है। ताहम उन्होंने जो अफराद थे उनकी तफसीलात नहीं बताई। वैसे जो वफद एक गया हुआ था उसमें से 2 मुलाकातें उन्होंने बताई, 2 मुलाकातें उनकी हुई हैं, और एक ऐसा पाकिस्तानी भी इसके अंदर मौजूद था जो पाकिस्तान टेलीविज़न का एंकर पर्सन है, और उसके पाकिस्तान में सब जानते हैं किस किस्म के कहाँ कहाँ ताल्लुकात हैं। अहमद कुरैशी, वो भी वहाँ पहुँच गया जिसके ऊपर तनकीद की थी शीरी मज़ारी ने, और उसने वापस जवाब दिया था। फिर बाद में जो कुछ शीरी मज़ारी के साथ हुआ वो भी आपने देख लिया। अभी शीरी मज़ारी की बेटी के ऊपर भी एक मुकदमा दर्ज है। जो अल्फाज उनकी बेटी ने इस्तेमाल किए वो इंतहाई गलत और नामुनासिब अल्फाज थे। पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत के खिलाफ ऐसे अल्फाज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए। मैं उस मुकदमे की हमायत करता हूँ, लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसे ही मुकदमा मरियम नवाज़ पर भी काटा जाए जिन्होंने इससे ज़्यादा गंदे अल्फाज पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत और फ़ौज के बारे में इस्तेमाल किए हैं। फजलुर रहमान के ऊपर भी काटा जाए जिन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को शदीद गंदी धमकियाँ दी हैं, और बाकी लोग हैं उनके ऊपर भी काटा जाए, फिर नवाज शरीफ पे भी काटा जाए और बाकियों पे भी, क्योंकि अब एक लड़की के ऊपर आपने काट दिया तो अब बाकियों पर भी काटें। इंसाफ का तकाजा तो ये है, बात साफ और हक सच की करनी चाहिए। अगर उस लड़की पे सही कटा है तो फिर बाकियों के ऊपर भी काटें ताकि सही मुकदमा सबके ऊपर कट जाए। इसराइली सदर ने मजीद बताया कि पाकिस्तानी वफद से मुलाकात 2 हफ्ते कबल हुई थी। इसमें 2 ऐसे पाकिस्तानी थे, सिर्फ 2 ऐसे पाकिस्तानी थे जो मुस्तकिल तौर पर अमेरिका में रहते हैं। वफद में जो बाकी लोग थे वो मुस्तकिल तौर पे अमेरिका में नहीं रहते, ये उन्होंने कंफर्म कर दिया है, लेकिन उन्हें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है, ये भी बताया। उन्होंने कहा बहुत खुशी हुई मुझे पाकिस्तानी वफद से मिलकर और बड़ी खुश आइंद मुलाकातें रहीं। मुझे खुशगवार हैरत भी हुई क्योंकि इससे कबल कभी पाकिस्तानी वफद से इसराइल में इस तरह से मुलाकातें नहीं हुई थीं। अब आपको आई समझ? इससे पहले इसराइली सदर खुद कह रहा है कि पाकिस्तानियों के साथ इसराइल के अंदर कभी भी हमारी ऐसे मुलाकातें नहीं हुई जैसी अब हुई हैं। तो यहां से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इमरान खान साहब ने क्योंकि इसको मजहबी मामला बना लिया था और उन्होंने कहा था कि मैं अगर इसराइल को तस्लीम करता हूं या उसके लिए गुंजाइश पैदा करता हूं तो मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, यही कहा था ना इमरान खान ने। तो उसके बाद फिर इमरान खान के खिलाफ तो सबने होना था,
और जो चार्जशीट मैंने आपको थोड़े दिन पहले दी कि ये वो 13 नुकात हैं जिन पे अमेरिका इमरान खान से नाराज था, उनमें से एक खास नुक्ता ये भी था, ये खास नुक्ता था। और मुझे कुछ लोगों ने कंफर्म किया जो बड़ी तगड़ी पोस्टों के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल अमेरिका को यह एतराज था कि इमरान खान इसराइल के बारे में बात भी नहीं करना चाहता। इंडिया पे भी था, लेकिन इसराइल के ऊपर तो बहुत एतराज था उनको। तो अब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, पाकिस्तानी वफूद गए और जाकर उन्होंने मुलाकातें की, किससे? इसराइली सदर से भी। तो अब ये हो रहा है जी पाकिस्तान में, और इसके ऊपर शीरी मजारी साहिबा का ट्वीट, इंपोर्टेड हुकूमत और साजिश में मुलव्वस उसके दीगर हवारियों की जानिब से तब्दीली सरकार की साजिश के तहत अमेरिका से किया गया एक और वादा पूरा हो गया, शर्मनाक गुलामी। अच्छा, इसमें मैं देख रहा हूं कि उलमा इकराम बिल्कुल चुप हैं, खास तौर पे वो उलमा इकराम जो सियासी एक्टिविटीज करते हैं। मिसाल के तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब बिल्कुल खामोश हैं। पाकिस्तानी वफद से इसराइली सदर अपने मुंह से कह रहा है कि मैं गया और जाके मेरी मुलाकातें हुई। इसराइली सदर कह रहा है वो आए और आगे मेरे से मिले। फजल रहमान उस पर एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। इमरान खान ये कहे कि मैं इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करूंगा, मैं कभी अपने अल्लाह को नाराज नहीं करूंगा, मैं अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा अगर मैं इसराइल को तस्लीम करूंगा, ये इमरान खान कहे तो फजल रहमान के बकौल वो यहूदियों का एजेंट है। लेकिन अगर वो जो इसराइल का सदर है वो खुद कहे कि पाकिस्तानी वफद मुझसे आकर मिल रहे हैं इंपोर्टेड हुकूमत के दौर में, तो फजल रहमान कुछ भी ना बोले। ये क्या है? ये कैसी सियासत है? यानी ये मजहब के कैसे आप पैरोकार हैं? तहरीक लब्बैक, मैंने उनका अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं देखा, जब आएगा तो उसके ऊपर जरूर बात करेंगे। बहरहाल जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक या फजल रहमान साहब की पार्टी या बाकी जो मजहबी सियासी रहनुमा है, देखते हैं वो इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखते हैं, क्योंकि शरीफ खानदान के लिए हमेशा गुंजाइश रखी गई है। मरियम नवाज साहिबा की एक और ऑडियो आ गई, बड़ी मज़ेदार ऑडियो है। अच्छा, लेकिन मरियम की ऑडियो से पहले जब मलिक रियाज की ऑडियो पे आते हैं, और सिर्फ आपको एक ट्वीट मैं पढ़ के सुनाता हूं जो शहबाज शरीफ का है, बजाय इसके कि सबकी पढ़ के सुनाई जाए। हाल ही में मंजर आम पर आने वाली ऑडियो टेप इमरान खान की असलियत और दोहरे मेयार को बेनकाब करती है। अपने दावों के बरक्स उन्होंने खुद को और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए NRO मांगा। तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद गैर मुल्की साजिश की जाली कहानी घड़ी गई, उनका झूठ बेनकाब हो चुका है। यह जनाब आपके इंपोर्टेड वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का फरमाना है। एक ऐसी ऑडियो जिसकी कोई अथेंटिसिटी नहीं है, 3 टोटे जोड़ के बनाई गई है। कल से लोग कह रहे हैं यह मलिक रियाज नहीं है, और आज खुद मलिक रियाज ने तस्दीक कर दी। मलिक रियाज ने ना सिर्फ तस्दीक की, सख्ती के साथ इस बात की कि मेरी वो ऑडियो नहीं है, ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है। ना सिर्फ मलिक रियाज ने यह कहा, बल्कि मलिक रियाज ने यह भी कहा कि वो कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। बल्कि नदीम मलिक साहब ने एक उनसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि मेरी मलिक रियाज से बात हुई है और उन्होंने सख्ती से ऑडियो की तरदीद की है। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक का यह कहना है। निजी टीवी चैनल जियो, जिसने इस मामले को बहुत उठाया था, उन्होंने ये जो वीडियो है इसको यूट्यूब से अपने हटा दिया है और मलिक रियाज ने किसी भी किस्म के राब्ते को झूठ करार दे दिया है। मैंने इमरान खान का कोई पैगाम आसिफ अली जरदारी को नहीं पहुंचाया, ये मलिक रियाज का कहना था। और अब आप अंदाजा कर लें कि इतने बड़े फ्रॉड और झूठ के ऊपर, एक जाली ऑडियो के ऊपर, आपकी जाली हुकूमत का वजीर आजम, जो इंपोर्टेड वजीर आजम है, वो अपना ट्वीट कर रहा है, जबकि उनकी अपनी भतीजी की एक असल ऑडियो आई है। बड़ी खूबसूरत ऑडियो है, अगर आप सुनना चाहें तो वो आप सुन सकते हैं, आप सुन लें जरा। आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। अभी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, PID से बात करें और उनको कहें कि अगर आप नहीं मानते तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मैं मैनेज कर रही हूँ, मीडिया मेरे हाथ क्यों बांध के रखते हैं? ये आपने ऑडियो सुनी? यानी मैं आपके ऊपर डिपेंड करती हूं, मैं नहीं जानती, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, मुझे नहीं पता, बात करो उनसे। PID से बात करें, जैसे महकमे इनके अंडर काम कर रहे हैं, इनकी गुलामी में है, और उनसे कहें कि अगर आप नहीं मानते तो मैं वजीर आजम से बात करती हूं। वाह वाह वाह, क्या ताकत है और क्या धौंस, क्या ताकत का मुजाहरा है। सड़क के ऊपर भी लोगों को मरवाया। 80-80 साल के बुजुर्ग जो हैं, 70 साल 80 साल के बुजुर्ग, वो हथकड़ियों के अंदर जकड़े हुए जेलों में पड़े हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी की हमायत कर रहे थे जो आपके खिलाफ थी, या वो इंपोर्टेड सरकार के खिलाफ निकले थे, या वो एहतजाज करने निकले थे। खवातीन और बच्चों के ऊपर आंसू गैस चलाई, वहां पे भी जोर, धौंस, धांधली, धमकी, और यहां पे भी धमकी। इस खातून के किसी जुमले में धमकी के अलावा कोई और चीज नहीं होती। मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी, मैं मीडिया को मैनेज कर रही हूं। हु आर यू टू मैनेज द मीडिया?
वाई यू आर मैनेजिंग द मीडिया? मीडिया को मैनेज करने वाली चीज है, लेट द मीडिया डू, उनको खुद करने दें जो वो करना चाहते हैं। लेट देम डिसाइड कि उनको क्या करना है। उसको मैनेज कर करके पाकिस्तान को यहां तक पहुंचा दिया है। मेरे हाथ क्यों बांध कर रखते हैं? खोल दें जनाब इनके हाथ, अगर अभी भी इनके हाथ बंधे हुए हैं तो मजीद खोल दें ताकि ये पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दें। मीडिया पे इतनी गंदी FIR तारीख में कभी नहीं हुई थी जितनी इनकी इस दौरे हुकूमत में हो रही हैं। 1 दर्जन से ज्यादा FIR इन्होंने करवा दी है हुकूमत में आने के बाद। मीडिया पर 1 दर्जन से ज्यादा FIR इंपोर्टेड सरकार के आने के बाद हो गई हैं और बगावत की FIR दे रहे हैं हमारे ऊपर। गद्दार डिक्लेयर किया जा रहा है हमें। यह है इंपोर्टेड सरकार की औकात और इसी तरह यह करते हैं मीडिया को मैनेज। इसके ऊपर तो शहबाज शरीफ कोई नहीं बोले। यह है असली ऑडियो। मियां साहब इत्थे आओ। मियां साहब असली ऑडियो यह है आपकी भतीजी की, इसके ऊपर बात करें। वो जाली ऑडियो के ऊपर आप ट्वीट कर रहे हैं बतौर वजीर आजम, आपको जेब भी नहीं देता। ये आई असली ऑडियो। क्या आपको हुक्म दे रही थी आपकी भतीजी? जरा इसके ऊपर बात करें आकर कि मैं वजीर आजम से बात करती हूं। क्या बात की आपकी भतीजी ने आपसे और क्या आपसे डिमांड किया उन्होंने? किस तरह की ताकत चाहिए उन्हें? कैसे करना उन्होंने मीडिया को मैनेज? इसका जवाब है आपके पास? इसका जवाब भी नहीं होगा। एक मलिक रियाज की ऑडियो वो खुद कह रहे हैं जाली है और दूसरी जानिब ऐसे लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में, खातून रुकन असेंबली वो भी कह रही थी, तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में कह रही थी, अपने मुंह से गवाही दे रही थी कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने मेरे साथ राब्ता किया, मेरे मोबाइल में मैसेजेस मौजूद हैं। 9 अप्रैल तक, 10 अप्रैल को इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म की गई ना, 9 अप्रैल तक पीपल्स पार्टी के लोग राब्ता करते रहे PTI के लोगों के साथ कि आप इमरान खान को मनाएं कि पीपल्स पार्टी के लिए गुंजाइश निकालें, लेकिन इमरान खान साहब ने बात करने से इनकार कर दिया। वो इमरान खान जिसकी हुकूमत गिरने में चंद घंटे रह गए थे या गिर रही थी, उस वक्त भी उसने पीपल्स पार्टी की ऑफर कबूल नहीं की। वो कहेगा कि मुझे डील दे दो, सवाल ही पैदा नहीं होता। मरियम नवाज ने भी इस पे बहुत वावेला किया, शहबाज शरीफ ने भी इस पे बहुत वावेला किया, आज का जलसा भी इस पे किया, लेकिन मलिक रियाज साहब ने इनका जिस पे मुद्दा इन्होंने खड़ा किया था वो पूरा का पूरा खोता ही उठा के खूह में फेंक दिया। तो नाज़रीन ये अब तक की सूरत हाल है, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। बाकी चीज़ें और डिटेल है आपको बताता हूँ। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इमरान खान साहब का जलसा, मानसरे का जलसा, मरियम नवाज का और कुछ और अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।